हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के वीडियोज आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के मैं 10 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज फॉर्म में वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि देखिए अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंदर हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ये बात सबको पता है। लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है। वे दो प्रकार हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपने सिलेबस में देखा होगा कि हमारे पास दोनों ही अर्थशास्त्र हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी है और समष्टि अर्थशास्त्र भी है। तो इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड 25 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वे अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग और एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो के अंदर हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। वस्तु की इच्छा, वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की मांग की मात्रा, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में मांग में निम्न लक्षण होने चाहिए। चार ऑप्शन है हमारे सामने। वह मात्रा जिसे उपभोक्ता निर्दिष्ट कीमत पर खरीदता है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा कीमत चुकाने की तत्परता, खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता तथा आय की पर्याप्तता। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता और आय की पर्याप्तता। अगला प्रश्न है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। चार ऑप्शन है, व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, वस्तु की लागत या संपत्ति। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु की लागत। मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं उनमें पहला होता है वस्तु की मांग, दूसरा वस्तु की कीमत, तीसरा संबंधित वस्तु की कीमत, चौथा उपभोक्ता की मौद्रिक आय, पांचवा उपभोक्ता की रुचि, छठवां जनसंख्या की मात्रा, सातवां आय का वितरण और आठवां होता है समय, स्थान आदि। लेकिन वस्तु की लागत मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है। चार ऑप्शन है, उपभोक्ता की आय, उत्पादक की आय, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का अधिमान। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्पादक की आय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मांग की धारणा में किसका महत्व है। स्थान का, समय का, कीमत का या उपरोक्त तीनों का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों का। मांग की धारणा में स्थान का, कीमत का और समय का, तीनों का ही महत्व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मांग का नियम बताता है जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जब मांग घटती है तो कीमत घटती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से घटती है और कीमत घटने से बढ़ती है। इस प्रकार ये नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि एक उत्पाद बेबलन वस्तु है तब। चार ऑप्शन है, मांग आय से विपरीत रूप से संबंधित है, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, मांग स्थानापन्न की कीमतों से विपरीत रूप से संबंधित है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो और कुछ लोग ये सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण होगी, तो उसे बेवलन प्रभाव कहते हैं। और इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? एच लेविनस्टीन ने किया था। किसने किया था? एच लेविनस्टीन ने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, 4 ऑप्शन है। सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, सीमांत उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होती है, औसत उपयोगिता अधिकतम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती, क्रमवाचक माप की जा सकती है, तुलनात्मक माप के साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर या फिर क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर? सी है आपका ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उपभोक्ता व्यवहार की गणनावाचक उपयोगिता अवधारणा का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, जे आर हिक्स, जे एम शुम्पीटर या आर जी डी एलन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है, यदि वस्तु सामान्य है प्रतिस्थापन प्रभाव को निष्प्रभावी करता है, यदि वस्तु निकृष्ट है। ए और बी दोनों, उपयुक्त कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या फिर उपरोक्त सभी असत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो कहलाती है निकृष्ट वस्तु, गिफिन वस्तु, पूरक वस्तु या फिर सामान्य वस्तु? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, सामान्य वस्तु। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक आय प्रभाव के बराबर? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है आवश्यकता की मात्रा से, आवश्यकता की तीव्रता से, कुल संतुष्टि से या संतुष्टि की सीमा से? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कुल संतुष्टि से। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध कुल संतुष्टि से होता है। अगला प्रश्न है, जब मांग वक्र आयताकार अति परिवलय हो तो मांग की लोच होगी। ऑप्शन है हमारे इकाई लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार या फिर अत्यधिक लोचदार। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, इकाई लोचदार। जब मांग वक्र आयताकार अति परिवलय हो तो मांग की लोच इकाई लोचदार होगी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला हो तो मांग की कीमत लोच होगी पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, तुलनात्मक लोचदार या फिर इकाई के बराबर? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, इकाई के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है क्षैतिज, लंबवत, आयताकार, हाइपरबोला या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आयताकार हाइपरबोला। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश वर्धमान फलन, एक दिश ह्रासमान फलन, कूदता हुआ फलन या फिर स्थिर फलन? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, एक दिश ह्रासमान फलन। एक सामान्य मांग फलन कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन होता है, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आती है और जब कीमत घटती है तो मांग में वृद्धि होती है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? व्यक्तिगत मांगों का अंकगणितीय औसत, व्यक्तिगत मांगों का हरात्मक औसत, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत या फिर व्यक्तिगत मांगों का ऊर्ध्व औसत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। अगला प्रश्न हमारा, मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकार की, अपूर्ण प्रतियोगिता की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण प्रतियोगिता की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम से अभिहित किया था? चैम्बरलिन, बोल्डिंग, रिकार्डो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, बोल्डिंग। उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत बोल्डिंग ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन है दृढ़ क्रम पर, दृढ़ और दुर्बल दोनों क्रमों पर, दुर्बल क्रम पर या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, दृढ़ क्रम पर। प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ने किया था। ये सिद्धांत उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार पर आधारित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से लिए थे। तो इसी तरह से अभी इकोनॉमिक्स की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, तो आप प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।